Hello and welcome back to my channel. First of all, thank you for 1000 subscribers on my channel and showing this immense response on my channel. I'm very grateful to you all for 1000 subscribers और मैंने प्रॉमिस किया था कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं एक शॉर्ट Q&A सेक्शन करूँगी. तो आई थिंक अब वो समय आ गया है. And thank you all again for giving me this chance. Without any further delay, I would like to read all of your comments that you guys do on my videos. क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि why 3 private hospitals rejected me. उसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिला था. मोस्ट ऑफ द कमेंट्स वर पॉजिटिव एंड समवट न्यूट्रल, बट a few comments were quite negative, and some people were really mean to me, and they were commenting some salty comments on that video. So I want to clarify all the things that they assume about me. First of all, I want to read a comment from this guy with some weird username. Let's skip that. So PG करना काहे का सिंपथीज ले रही है तू, MBBS करके जॉब चाहिए मैडम को 1 लाख और एक्सपीरियंस 0. सो ये किसी ने कमेंट किया था मेरी उस वीडियो पे कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इसलिए मेरे को जॉब नहीं मिलनी चाहिए, या फिर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि 1 लाख की जॉब होनी चाहिए. तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने ये अज्यूम कर लिया था उस वीडियो से कि शायद मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और मैं ऐसे ही मुंह उठा के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब सीख करने के लिए चले गई थी. सो आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू गाइज दैट ऐसा नहीं होता. MBBS में अबाउट 90-20 सब्जेक्ट्स होते हैं और हर एक सब्जेक्ट का आपको काम आता हो अच्छे ढंग से और हर एक सब्जेक्ट के आप मास्टर बनो, ऐसा नहीं हो सकता. मैंने आपसे पहले भी बता रखा है अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि मैंने जहाँ पे हाउस जॉब किया था वहाँ पे मैंने एमरजेंसी डिपार्टमेंट, गायने डिपार्टमेंट और ENT डिपार्टमेंट में काम किया था. तो बस इन्हीं 3 डिपार्टमेंट्स का काम जो है मुझे अच्छे से आता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंटर्नशिप में सीखा था, आई डोंट थिंक कि वो इतना ज़्यादा कोई स्किल सेट ऐड करता था मेरे रिज्यूम में. तो मैंने जो इंटर्नशिप में स्किल सीखे थे वो शायद उतने ज़्यादा रिफाइंड नहीं थे, उतने ज़्यादा डॉक्टर लाइक नहीं थे जो कि मुझे कहीं पे प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब दिला सके. और प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने सिर्फ एक ही स्किल देखा कि आपको ICU का स्किल आता है या नहीं आता है. उन्होंने जो बाकी मुझे स्किल्स आते हैं, जैसे मुझे लेरिंगोस्कोपी आती है, मुझे नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरीज आती हैं, मैंने DNCs असिस्ट करवाई हैं बहुत सारी, मैंने नाक के जो फ्रैक्चर होते हैं, नेजल बोन फ्रैक्चर रिड्यूस किए हैं, मैंने फॉरेन बॉडीज रिमूव की हैं फ्रॉम नोज एंड ईयर्स. इसके अलावा मैंने एमरजेंसीज में बहुत काम किया है. एमरजेंसी मेडिसिन में बहुत ज़्यादा केसेस मैंने खुद बाय खुद मैनेज किए हैं, ऑल बाय माई सेल्फ. तो देखा जाए तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बिल्कुल ही साइड लाइन कर दी. और ऐसा नहीं था ना कि इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है. ऑब्वियसली इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस है अपने फील्ड में, लेकिन इफ़ दे आर लुकिंग फॉर अ गाय दैट कैन इंटूबेट फॉर देम एंड दैट कैन वर्क इन ए प्रॉपर ICU सेटिंग, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन दैट इज सूटेबल फॉर द जॉब एंड इट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल. तो इस चीज़ में तो कोई तुक बनती नहीं है कि मतलब मेरे को कोई स्किल्स ही नहीं आते हैं या फिर मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं तो एकदम प्लेन कोरा कागज़ हूँ और इसी की वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही. तो दिस वॉज क्वाइट हार्टफुल बिकॉज आई थिंक कि उतना काम तो मैंने करा ही हुआ ना, मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो गेन करा ही हुआ है. सो वाई आर यू बीइंग सो सॉल्टी टुवर्ड्स मी? आई हैव नो आइडिया. लेट्स move on to the next comment. Really surprised you go for an interview without a CV, without knowledge of procedures for the interview and expect the job. ओके ये साहब कमेंट करते हैं कि आप CV के बिना कैसे जा सकते हो जॉब इंटरव्यू के लिए. तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जिस स्टेट से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे अभी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जॉब करने का इतना ट्रेंड नहीं है. बिकॉज पीपल इन माई स्टेट एज सून एज दे ग्रेजुएट from MBBS, the first thing they do is prepare for PG and get selected into it. अगर वहाँ नहीं हो पाता तो न्यू मेडिकल कॉलेजेस में जाके वो जूनियर रेजिडेंसी तलाशते हैं एंड दे गेट हैंडसम पैकेज फॉर दैट और वहीं पे वो जॉब करते हैं. देर आर अ फ्यू पीपल, आई थिंक 1 or 2 people just who go and look for jobs in corporate side. So it's not a very big deal or a very big trend in the state that I'm currently living. क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि इसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए क्या क्या स्किल्स आने चाहिए. आपको रिज्यूम बनाना पड़ता है, वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी प्रॉपर रिज्यूम बनाना पड़ता है आपको. तो ये चीज़ें उनको कौन समझाएगा? ऑब्वियसली कोई सीनियर ही होगा ना जो इस चीज़ में ऑलरेडी काम करके आ चुका है, वही समझाएगा. ऑब्वियसली कैंडिडेट्स आर नॉट ऑप्टिंग फॉर दैट, तो ये चीज़ का चलन ही नहीं होगा और किसी को पता ही नहीं होगा कि CV भी बनानी पड़ती है. एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी
जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत डिफरेंट होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई नहीं किए जाते ऑन योर फर्स्ट इंटरव्यू। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सीधा आपका रिज्यूम देखते हैं, आपका स्किल सेट देखते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स देखते हैं, आपने क्या क्या किया है, और आपका एक्सपीरियंस देखते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस देखते हैं आपका, और बाकी उनका क्वालिटी हेल्थ केयर जो है वो मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत इंटरव्यू लेते हैं। जबकि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे तो सबसे पहले वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे कि पूरे हैं या नहीं, आपकी डिग्री ऑथेंटिक है या नहीं, सबसे पहले यही होगा, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। आपका जॉब लेने के चांस काफ़ी घट जाते हैं अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो। उसके बाद जो गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरव्यू होता है दैट इज़ प्योरली थ्योरी बेस्ड, हमेशा थ्योरी बेस्ड इंटरव्यू होता है वहाँ पे। जैसा जैसा आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते आ रहे हो वैसा वैसा ही प्रोसीजर्स वगैरह, वैसे वैसे क्वेश्चंस वो पूछते हैं, क्योंकि काम बहुत डिफरेंट तरीके से होता है इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेटअप। प्राइवेट वालों के पास तो कुछ चंद ही पेशेंट्स होते हैं जिनको उनको देखना होता है और पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट करनी होती है, जबकि गवर्नमेंट सेटअप में द पेशेंट लोड इज मोर ऑब्वियसली, और वहाँ पे चीज़ें अलग ढंग से की जाती हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? अलग ढंग से चीज़ें की जाती हैं गवर्नमेंट सेटअप में, तो ऑब्वियसली उनका जो हायरिंग का प्रोसेस होता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। एंड गवर्नमेंट पीपल डू नॉट जज यू लाइक दिस कि अगर आपको कोई प्रोसीजर नहीं आता है, मान लीजिए आपको प्रोसीजर नहीं आता है कोई, दे विल नॉट जज यू। आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हो, आप डायरेक्टली MBBS के बाद हाउस जॉब करने आए हो उनके पास, तो वो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपको इंटर्नशिप में इतना एक्सटेंसिव अप्रोच से किसी ने सिखाया होगा या नहीं, तो दे विल लेट दैट स्लाइड फॉर a few months till you became acquainted with the atmosphere and the department itself, और उसके बाद ही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है क्वालिटी हेल्थ केयर। जबकि थिंग्स आर क्वाइट ब्रूटल इन द प्राइवेट सेक्टर, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड यू हैव टू वेरी ट्रेन फ्रॉम द day one। ओके, सो प्लीज़ स्टॉप जजिंग मी ऑन दिस थिंग कि मेरे को प्रोसीजर्स नहीं आते हैं और मैं सिर्फ रट्टा मारती रही MBBS तक, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट नो अ फ्यू प्रोसीजर्स दैट वर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग माई प्राइवेट जॉब इंटरव्यू, दैट्स वाई आई वॉज नॉट एबल टू गेट इट। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम एक वीडियो बनाओ कि अगर किसी को JR करनी है तो इंटर्नशिप के टाइम कौन कौन से अलग अलग प्रोसीजर सीखे, और अगर वो सीखे तो उसकी CV अच्छी बनेगी एंड वो दूसरों से आगे होगा। ओके, इसके बाद पूछा है मेरे से कि अगर आपको सैलरी नहीं दे रहे 1 मंथ बट आपको पेशेंट इंटरेक्शन एंड वो अदर प्रोसीजर सीखने को मिल रहे हैं तो क्या ही नुकसान है, आपको कर लेना चाहिए था प्राइवेट में ही। सबसे पहले तो मैं ये सेकंड क्वेश्चन आंसर करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस। जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मुझे बोल रहे थे कि 1 मंथ आप फ्री में काम कीजिए बिना सैलरी के, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था वो करने में, प्रोवाइडेड वो मुझे कुछ ऐसे बेनिफिशियल स्किल सेट सिखाते जिसकी वजह से मेरा रिज्यूम इम्प्रूव हो पाता आगे से और मुझे बेसिक ट्रेनिंग अच्छी मिल पाती। और क्योंकि इंटर्नशिप में ही मैंने देख लिया था कि इंटर्नशिप में हमें कैसे साइडलाइन कर दिया जाता है, क्लैरिकल वर्क सिखाया जाता है सिर्फ, और जो लाइफ सेविंग स्किल्स हैं वो नहीं सिखाए जाते। उसी तरह से अगर मुझे ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी साइडलाइन कर देते कि सिर्फ आप क्लैरिकल वर्क करो, जैसे सिर्फ फाइल्स बनानी है, आपको BP नोट डाउन करना है, राउंड्स करने हैं, ठीक है, तो ये सब अगर मुझे करने के लिए बोल देते तो ऑब्वियसली मेरी जो मेहनत होती वो फ्यूटाइल चले जाती ना, कोई मतलब नहीं बचता उस चीज़ का। अगर वैसे ही मुझे इंटर्नशिप की तरह ट्रीट किया जा रहा है और मुझे प्रोसीजर्स नहीं सिखाए जा रहे जैसे जैसा कि उन्होंने मुझे बोला है, तो ऑब्वियसली मैं अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकती कि मुझे प्रोसीजर सिखाए जाएँ, मेरे से क्लैरिकल वर्क ना कराया जाए, तो वहाँ पे थोड़ा सा बंदा फंस जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने 1 महीना जॉब करना वहाँ सही नहीं समझी। मैंने आपको जैसे बताया था देर आर 2 or 3 इंटरव्यूज़ कमिंग इन दिस मंथ एंड आई एम अपियरिंग फॉर एन इंटरव्यू टुमारो ऑल्सो। सो मुझे कोई दिक्कत नहीं है हर जगह इंटरव्यू देने में और अप्लाई करने में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज टू डू, ठीक है। और प्रोसीजर्स के बारे में देखिए, ACLS आना चाहिए, BLS आना चाहिए, CV लाइन डालनी आनी चाहिए, इंटूबेशन करना आनी चाहिए, बट द सैड रियलिटी इज़ इंटर्नशिप की क्वालिटी है जो बड़ी डिक्रीज हो गई है फ्रॉम द पास्ट 1 or 2 डिकेड। आज से 10-20 साल पहले इंटर्न्स को इतना अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती थी ना, जब ये नीट PG ट्रेंड में नहीं होता था, तब ये मैरो के सब्सक्रिप्शन प्लान्स, MCQs वगैरह
ये ट्रेंड में नहीं होते थे तो इंटर्न्स को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी और वो एमबीबीएस के बाद ही अपने खुद के प्राइवेट सेटअप्स और क्लिनिक संभालना शुरू कर देते थे। इतनी अच्छी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन आज का सिनेरियो देखा जाए तो बिल्कुल ऑपोजिट है। इंटर्न से क्या क्या काम कराते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले डिस्चार्जेस बनवाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा, फिर क्लैरिकल वर्क जितना होता है वो कराते हैं, एंट्री कराते हैं, आयुष्मान भारत के जो फॉर्म्स होते हैं वो भरवाते हैं इंटर्न से, सीबीसी की पर्चियां बनवाते हैं उनसे, ब्लड फॉर्म बनवाते हैं। उसके बाद ब्लड अरेंज करने के लिए इंटर्न को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ब्लड बैंक दौड़ाते रहते हैं पूरा दिन। उसके बाद पेशेंट्स को अकम्पनी करने को बोलते हैं कि इनका अल्ट्रासाउंड कराओ, इनको स्ट्रेचर पे डालो और इनका स्ट्रेचर खींच के इनको अल्ट्रासाउंड मशीन तक लेके जाओ और सीटी स्कैन में अकम्पनी करो इनको, और एक्सरे का फोटो खींच के भेजो, रिपोर्ट का फोटो खींच के भेजो। ये सारे काम इंटर्न से करवाते हैं। तो जब इतना ज़्यादा इंटर्न के ऊपर लोड होगा ना, इतना ज़्यादा मैनुअल एंड लेबरस वर्क का लोड होगा, तो ऑब्वियसली जो वो अच्छे प्रोसीजर्स कुछ सीखने वाला था ना, लाइफ सेविंग स्किल्स कुछ सीखने वाला था, वो डाइल्यूट हो जाते हैं। मोर ओवर इंटर्नशिप में आई थिंक एनेस्थीसिया हमारी जो पोस्टिंग थी तो 10 या 12 दिन की वो पोस्टिंग थी। उसमें कितने ही बंदों ने इंटूबेशन किया होगा और सीवी लाइन तो किसी ने किया ही नहीं था उसने। और मैं 1 या 2 इंटूबेशंस करके अपनी सीवी पे ये नहीं बोल सकती कि मैं वेल ट्रेंड हूँ इस चीज़ में, अनलेस एंड अनटिल मैंने 6 महीने तक या 3 महीने तक एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में जेआरशिप नहीं करा हुआ, तब तक मैं रिज्यूम पे इस तरह से झूठ नहीं बोल सकती कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। मैं यार क्या ही सीखता है बंदा, असिस्टेड इंटूबेशन 1-2 करी होंगी, उसके बेस पे वाई शुड आई लाई ऑन माई रिज्यूम कि मुझे सब आता है। ओके, इज इट दैट हार्ड टू गेट ए जॉब आफ्टर एमबीबीएस? इट्स सो पैथेटिक टू हियर। नो, इट्स नॉट दैट हार्ड, एटलीस्ट इन माई एरिया वेयर आई लिव। कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था मेरी स्टेट में जिसकी वजह से वैकेंसीज नहीं निकल पा रही थी, बट अभी हट गया तो आई विल ऑब्वियसली गो फॉर अदर इंटरव्यूज। बैम्स एंड बीएससी नर्सिंग दोनों के कॉलेजेस मिल रहे हैं, कौन सा बेटर है? आई थिंक यू शुड गो फॉर बीएससी नर्सिंग, क्योंकि बैम्स में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। जैसे कि मैंने बताया था कि बैम्स पीपल आर एम्प्लॉयड बाय दिस कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स एट ए वेरी लो सैलरी। बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती रहेंगी, प्राइवेट में भी आपको जगह मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं एज ए रजिस्टर्ड नर्स तो भी आप जा सकती हैं ऑन दिस बेसिस। लेकिन हाँ, अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आपको प्राइवेट में प्रैक्टिस करना है एज ए बैम्स ग्रेजुएट, तो आप ज़रूर अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। आई नो अ फ्यू पीपल इन माई एरिया ऑल्सो who are practicing Ayurveda since I think 20 or 30 years, and they have established humongous clinics in my area and they are running a successful business. अगर आपकी ऐसी कोई दृष्टि है तो obviously go for it, I would say. अगर आप प्राइवेट में ओपन कर सकते हो तो well and good. Either choose BDS or nursing to become NICU registered nurse in future. ओके, एंड आई प्रैक्टिस इन अब्रॉड। सो आई वुड से कि बीडीएस का और बीएससी नर्सिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है फॉरेन कंट्रीज में। यू कैन चूज ईदर ऑफ देम। मैम, क्या हम एमबीबीएस के बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में एक साथ काम कर सकते हैं? सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन समबडी आस्क्ड मी। सो सबसे पहले बड़ी बात कि जब आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो वहाँ पे आपको नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दिया जाता है, मतलब आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है बाहर। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा है, दे आर प्रैक्टिसिंग अलॉन्ग विद देयर गवर्नमेंट जॉब्स। सो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी डॉक्टर प्रैक्टिस अलॉन्ग विद देयर गवर्नमेंट जॉब्स। लेकिन ऑन पेपर ये ऑफिशियल होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स की, वहाँ पे भी यही लिखा होता है कि एक्सक्लूसिवली जूनियर रेजिडेंट को एज ए जूनियर रेजिडेंट की तरह इसी हॉस्पिटल में काम करना होगा। ही कैन नॉट प्रैक्टिस एनीवेयर एल्स। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े बहुत जूनियर रेजिडेंट्स देखे हैं जो 1-1, 2-2 घंटा आई थिंक दे प्रैक्टिस इन इवनिंग और मॉर्निंग इन सम प्राइवेट क्लिनिक्स। सो आई कैन से दैट ऑन पेपर इट इज़ नॉट अलाउड बट इट इज़ स्टिल वाइडली प्रैक्टिस थ्रू आउट द इंडिया। Now somebody is saying कि I have seen my seniors crack their dream seat in 4th attempt. No one listen to your excuses. This is harsh reality. इससे अच्छा आप नीट पीजी की सीट निकालो। तो if you're this passionate for a particular branch, I absolutely salute your passion. लेकिन बात यह है कि इतनी ज़्यादा जब आप मेहनत करते हो 6, 7, 8 साल तक आप एमबीबीएस में सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद पीजी के लिए पढ़ाई कर रहे हो,
फिर लगातार आपका 1-2 अटेम्प्ट्स के बाद हो नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं जो आग होती है ना वो पैशन की, वो थोड़ी डाइल्यूट होने लग पड़ती है। तो इसी की वजह से लोग सेटल होने की सोचते हैं कि चलो ठीक है, अगर ये नहीं हुआ इस साल तो हम सेटल हो जाते हैं, कोई दूसरी ब्रांच ले लेते हैं या फिर PSC एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और सेटल हो जाते हैं। नो शेम इन डूइंग दैट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट अनएम्प्लॉयड एंड वी आर ब्रिंगिंग समथिंग टू द टेबल। सभी लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं कि वो 4-4, 5-5 साल तक घर पे बैठे रहें और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि हम जैसे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, हमें खर्चा निकालना होता है घर का यार, तो जिसकी वजह से हम ज़्यादा देर अनएम्प्लॉयड रहना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आई होप देयर वुड बी सम पीपल हु विल रिलेट टू दिस। लेकिन 4-5 साल तक अपनी 20s और अर्ली 30s में ऐसे अनएम्प्लॉयड रहना is not a good idea, I think, because you are just at an academic loss completely and you are not earning any money and not gaining any experience. At least थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लीजिए, आप हार्ड एरियाज में जाके जॉब कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको फाइनली नीट PG में थोड़ा सा एज मिल जाएगा, क्योंकि 10% मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे। अगर आप 3-4 साल भी जॉब करते हैं तो आप सोच लीजिए 30% 40% आपका ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली नीट PG के टोटल स्कोर में, तो आपका स्कोर कितना बूस्ट हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। और कोई वेस्टेज नहीं है यार, लोगों को जॉब नहीं मिल रही थ्रू आउट द इंडिया, एम्प्लॉयमेंट का इतना ज़्यादा क्राइसिस है आजकल की इकोनॉमी में। और मैं कुछ बुरा गाइड नहीं कर रही हूँ आपको कि आप घर पे बैठे रहिए, आप एक्सपीरियंसेस गेन ना कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जॉब करें, हार्ड एरियाज में जाएं, पेरीफ्रीज में जाएं, एटलीस्ट गो आउट एंड स्वेट एंड अर्न सम मनी इफ यू आर एट एकेडमिक लॉस। वाज MBBS वर्थ इट और नॉट? सो येस, इट वॉज वर्थ इट, क्योंकि बाकी फील्ड्स में तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। एटलीस्ट MBBS ग्रेजुएट कैन वर्क इन देयर ऑन क्लिनिक्स एंड प्राइवेट सेटअप्स इन पेरीफ्री एंड देयर इज स्टिल अ स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन फ्यूचर। क्योंकि मुझे लगता है कि इन फ्यूचर जैसे गवर्नमेंट जॉब्स नहीं होंगी ज़्यादा या फिर PG की सीट्स ज़्यादा नहीं होंगी, तो सबसे पहले तो जो पेरीफ्री में मेडिकल ऑफिसर की सीट्स होती थी, खाली जाती थी हर साल, वो भरेंगी सबसे पहले। देयर विल बी नो वैकेंसी लेफ्ट एंड पीपल विल शिफ्ट टू प्राइवेट प्रैक्टिसेस इन जनरल, अपना अपना सेटअप खोलने की कोशिश करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट इसमें जनरेट करने की अभी भी क्षमता है एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स, जहां आपको बड़ी बड़ी MNCs या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चाहिए काम करने के लिए। एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन, नो, यू डोंट नीड इट, यू जस्ट नीड अ गुड केमिस्ट शॉप एंड देन यू कैन टाई अप विद देम एंड ओपन योर ऑन क्लिनिक। किसी ने पूछा है कि JRship इज़ अ परमानेंट जॉब और कंट्रैक्चुअल जॉब? इट इज़ 100% कंट्रैक्चुअल जॉब इफ़ यू आर डूइंग नॉन PG JRship। नॉन PG JRship का मतलब ये होता है कि आप नॉन अकेडमिक जूनियर रेजिडेंट की तरह किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करोगे एंड इसकी ड्यूरेशन 6 महीने से 1 साल तक की होती है एंड इट इज़ प्योरली कंट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब। Ma'am, why you didn't take any job? Because only studying, you don't feel bored of life? How someone gets motivation to study her whole 20s and even early 30s? Please. Thank you for showing this much of concern and compassion, dear. I was working last year, I have told you earlier, लेकिन मैंने ड्रॉप किया था नीट PG के लिए, which was the foolish mistake I did because NDA और NBEMS are the worst exam conducting bodies in this world. क्योंकि अभी 14-15 महीने हो चुके हैं और काउंसलिंग का कोई नामो निशान नहीं है। ज़्यादा मेरे को वेट करना पड़ रहा है काउंसलिंग के चक्कर में, और घर बैठना इज़ नॉट ए वेरी स्मार्ट ऑप्शन इन दिस इकोनॉमी। आपसे पहले भी मैंने कहा था कि इस इकोनॉमी में घर पे बैठना बिल्कुल मुझे बेकार लगता है। सो आई टोटली रिग्रेट इट फॉर नॉट टेकिंग दैट जॉब एंड उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, जिसकी वजह से मेरे को और भी जॉब नहीं मिल सकी। बट नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट वन, सो डोंट फील सो बैड फॉर मी, डियर। How someone gets motivation to study her whole 20s and even early 30s? So MBBS में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको एक बार MBBS में घुस गए हो तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा। आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, सेंडअप्स क्लियर करने पड़ेंगे, टर्मिनल्स प्रैक्टिकल्स क्लियर करने पड़ेंगे, फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स अलग से क्लियर करने पड़ेंगे। बहुत बहुत पढ़ना पड़ता है हर चीज़ के लिए, हर इंटरव्यू के लिए। जो भी आप इंटरव्यू के देने जा रहे हो उसमें ऐसे ही अपीयर नहीं हुआ जाता, उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। थियोरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होगी उसमें भी। हर एक एग्ज़ाम जो आप देने जाओगे उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और कोई गारंटी नहीं होती कि अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपका 100% सिलेक्शन हो ही जाएगा। इस चीज़ का भी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन पढ़ना तो हमेशा ही पड़ेगा आपको थ्रू आउट द MBBS। एक बार आपने एंटर कर दिया है, देयर इज़ नो गोइंग बैक, हमेशा पढ़ना पड़ेगा आपको।
मैम टेल मी अबाउट GMC डोडा, इज इट गुड कॉलेज फॉर MBBS? देखिए, अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है ना MBBS के लिए, तो जस्ट टेक इट विदाउट सेकंड थॉट, जस्ट रन एंड गेट योर एडमिशन डन इनटू दैट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि लोगों को गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं। एंड कंसीडर योर सेल्फ लकी इफ यू आर गेटिंग वन। डिपेंडिंग अपॉन द एकेडमिक्स एंड स्टडीज देयर, हमेशा खुद ही पढ़ना पड़ता है MBBS स्टूडेंट्स को सारा। हाँ, थोड़ा सा एकेडमिक डिसएडवांटेज होता है, जो पेरिफेरल कॉलेजेस हैं, न्यूली ओपन कॉलेजेस हैं, वहाँ पे एकेडमिक लॉस पे चलते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन दे आर फाइनली रिकवर्ड बाय टेकिंग वीडियो सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा फैकल्टी की थोड़ी सी कमी है इन पेरिफेरल न्यूली ओपन कॉलेजेस में, लेकिन आपको MBBS का डिग्री ही चाहिए होता है एक बस। इसके अलावा आप स्किल्स की बात करते हो तो पेरिफेरल कॉलेज में इंटर्नशिप में थोड़े ज़्यादा स्किल सिखाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्टाफ की कमी होती है। तो ऑटोमेटिकली यू आर द पीपल हु आर गोइंग टू वर्क फॉर दैट हॉस्पिटल एंड यू विल बी डूइंग वेरी गुड प्रोसीजर्स दैट you cannot do in all these central colleges. Hourly basis jobs are there just after MBBS. I mean, I want to be free from daily routine jobs. Yes, hourly based jobs are available, but are available only in tier 1 cities like Delhi and Bangalore. वहाँ पे लोकम ड्यूटीज़ का एक सिस्टम होता है कि अगर कोई बंदा नाइट नहीं देना चाहता या फिर 2-3 घंटे ड्यूटी पे अपनी एक्सचेंज करना चाहता है किसी को, उनको पर आवरली बेसिस पे या फिर पर नाइट शिफ्ट के बेस पे किया जाता है। बट दिस लोकम ड्यूटी वाला कंसेप्ट ना, इट इज़ ओनली प्रिवेलेंट इन बिग सिटीज़ लाइक मे बी दिल्ली और बेंगलोर और पुणे। अभी भी ये चीज़ पेरिफ्री में या फिर स्टेट हॉस्पिटल्स में नहीं आई है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगी, बिकॉज दिस वीडियो इज़ गेटिंग ऑलरेडी वेरी लॉन्ग। मैम, क्या एम्स जम्मू सेफ है आउटसाइडर स्टूडेंट्स के लिए? येस, इट इज़ टोटली सेफ। कैन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स अप्लाई फॉर JNK मेडिकल ऑफिसर जॉब्स? नो, दे कैन नॉट, बिकॉज डोमिसाइल इज रिक्वायर्ड। Ma'am, I secured 590 in my 4th attempt. Thinking of 5th attempt to give. Is it worth it for MBBS? I don't think so, but लेकिन अगर देना है तो plan B भी रखिए. Take admission into veterinary sciences or BSc nursing or BAMS or BDS first, and then try to study for that exam again and clear it. ऐसे रिस्क मत लीजिए, 5 बार बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैम, आप कौन सी स्टेट से हो? आई बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर। 1 करोड़ प्राइवेट कॉलेज से MBBS करना वर्थ इट है या नहीं? अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ओनली, अगर आप पैशनेट हो ना तभी इतना पैसा खर्च कीजिए, क्योंकि इतना पैसा बना पाना, आई मीन 1 करोड़ रुपया बना पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है MBBS के बाद। आपको कई ज़्यादा साल और बहुत ज़्यादा पढ़ाई, मेहनत, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम और सुपर स्पेशलाइजेशंस के बाद ही आप इतना पैसा बना पाएंगे। और अगर आपका कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है खुद का, मतलब आप जनरेशनल डॉक्टर्स हो या फिर आपके पास जनरेशनल वेल्थ है काफ़ी, और आपका छोटा सा प्राइवेट हॉस्पिटल है या प्राइवेट क्लिनिक है ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड, फिर अगर आप MBBS करते हो 1 करोड़ रुपये दे के भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चलने वाली है एनीवे। लेकिन वो लोग जो लोन ले रहे हैं या फिर अपने वैल्यूएबल एसेट्स को बेच के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और MBBS में डाल रहे हैं इस फिराक में कि कल को उनको ये सारे पैसे वापस ही हो जाने हैं, तो आई थिंक यू आर वेरी डिल्यूडेड, क्योंकि बड़ा कम चांस होता है कि इतना ज़्यादा पैसा बना पाए MBBS ग्रेजुएट्स, बिकॉज दे आर हार्डली पेड लाइक 50 to 60,000 पर मंथ इफ़ दे आर प्लेन MBBS ग्रेजुएट्स। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना समय लग जाएगा वो सारा पैसा रीपे बैक करने में। सो आई डोंट वांट यू गाइज टू फॉल इनटू एनी डेप्ट, ओके। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तभी पैसा खर्च कीजिए, अपने वैल्यूएबल एसेट्स को, जनरेशनल वेल्थ को ख़राब करने की ज़रूरत आपको नहीं है। FMG की मिनिमम सैलरी इन जम्मू, FMG के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन? FMG को सेम वही सैलरी दिया जाता है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ग्रेजुएट को दिया जाता है। सो देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। क्यों डिस्क्रिमिनेशन होगा, आई हैव नो आइडिया, पर ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है FMGs के साथ। तो यू कैन टोटली अप्लाई फॉर जॉब एनीवेयर एंड गेट द सेम रेवेन्यू। कैन आई डू हाउस स्टाफशिप इन अदर कॉलेज आफ्टर गिविंग 1 year ड्रॉप? येस, यू कैन डेफिनेटली डू इट। डू यू थिंक MBBS अब्रॉड विल बी अ वर्थी डिसीजन फॉर अ डबल ड्रॉपर? हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी समझाया कि इट इज़ वर्थ इट। अगर आपके पास पैसे हैं तो ही आप कंसीडर कीजिए अब्रॉड में MBBS करना। अगर आपको एसेट्स बेचने पड़ रहे हैं तो अगेन आई वुड नॉट सजेस्ट इट। एक और क्वेश्चन था, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ न्यू कॉलेज? क्रेज और स्कोप सेम आफ्टर 6 or 7 years? या द स्कोप विल बी सेम आफ्टर 6 or 7 years, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर गवर्नमेंट सीट्स और गवर्नमेंट सेटअप्स
अगर सैचुरेट हो रहे हैं तो प्राइवेट क्लिनिक्स में लोग शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। पेरिफेरी में मेडिकल ऑफिसर की जॉब जो आज तक कोई नहीं लेता था, वहाँ पे लोग शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्कोप तो सेम ही है आफ्टर 6 और 7 ईयर्स, क्योंकि बीमारियां बढ़ ही रही हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, लोगों को डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और 6-7 ईयर्स के बाद भी सेम स्कोप रहने वाला है। एनी ड्रॉबैक्स ऑफ न्यू कॉलेज, आपको पहले भी बताया था मैंने कि फैकल्टी का थोड़ा इशू होता है, फैकल्टी कम होती है वहाँ पे, तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं एकेडमिक्स में आपको। एनीवेज यू कैन रिकवर योर लॉस बाय स्टडिंग फ्रॉम ऑल द थिंग्स दैट आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, तो यू कैन टोटली मेकअप फॉर योर लॉस। अब मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन इरेलीवेंट वीडियोज लाइक दीज आर ऑफन क्रिएटेड बाय अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट सीकिंग एक्सक्यूजेस। आई अचीव्ड अ रैंक ऑफ 1443 blah blah blah. I'm not going to read all of that. So first of all, congratulations Dr. Akanksha Singh for getting a rank 1443. But actually I'm not making irrelevant videos. I'm trying to educate people like me who are mid rankers and who tried very hard in their lives, but they are not still getting any seat out there. उनको मैं गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ अपनी वीडियो से कि इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन स्टिल मेक डिसेंट मनी विद योर वैल्यूएबल डिग्री लाइक MBBS। तो दिल बिल्कुल नहीं छोटा करना है। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे रिजेक्शंस हुए थे, बट लुक एट मी, आई एम थ्राइविंग और आई एम अपियरिंग फॉर वेरियस इंटरव्यूज। ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इंटरव्यूज में दोबारा अपियर होने से, क्योंकि दैट्स व्हाट वी आर सपोज टू डू, राइट? So these all were the comments that I received on my videos. I love you all and अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। Keep commenting such beautiful stuff on my videos, क्योंकि मुझे बहुत information मिलता है आप लोगों से मेरी videos की comment section से। So I will see you in the next one. Till then, goodbye.